नमस्कार, खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। जीआरपी और आरपीएफ ने की कार्रवाई, 250 यात्रियों के काटे चालान। चोर शादियों में कर रहे हैं हाथ साफ। रेजेंसी गार्डन से 1.5 लाख का किया माल पार। मुरैना अंबाह में 2 गुटों में हुआ विवाद। मुरैना गणेशपुरा में ग्लोकोमा बीमारी से पीड़ित हुआ एक परिवार, 4 लोगों की आंखों की गई रोशनी। और अब समाचार विस्तार से। साते चोर अब शादियों में अपना हाथ साफ कर रहे हैं। बीती रात रेजेंसी गार्डन में चल रहे एक विवाह समारोह में चोरों ने बैग पार कर दिया। बैग में 1,50,000 रुपए के जेवरात और नकदी थी। शादी समारोह में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इस हालत की पहली चोरी बस स्टैंड के पास एक होटल में बीती रात हो गई, जब चोरों ने 1.5 लाख से भरा बैग पार कर दिया। बैग चोरी जाने की खबर मिलते ही विवाह समारोह में अफरा तफरी मच गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद चोरी का मामला दर्ज करते हुए चोरों की तलाश वीडियो कैमरे के माध्यम से शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पड़ाव थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास एक होटल में श्रीवास्तव परिवार द्वारा एक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इसी बीच विवाह समारोह में चोरों की गैंग घुस गई और कमरे में रखा बैग नजरों से गायब कर दिया। हमारे बच्चे की जो सेरेमनी थी रीजेंसी स्क्वायर में, तो वहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था फंक्शन, तो मिसेज सबसे फर्स्ट रूम में बैठी थी। उसके बाद जो है जो नौशावर करने के लिए गई, करके वापस 5 मिनट लगा हुआ ज़्यादा से पर्स लगा। तो बच्चे वहाँ घूम रहे थे, तो अपन पहचानते नहीं थे कौन थे क्या। बैग में क्या रखा? क्या कितना सामान रखा? 75,000 रुपये नकद थे, उसमें चैन थी, अंगूठी थी और मोबाइल था एक माइक्रोमैक्स। एक हमारा पत्नी था। टोटल कितने? 1.5 लाख रुपये। क्या लगता है आपको होटल की लापरवाही? होटल की लापरवाही क्या कह सकते हैं इस बारे में, कोई ज़्यादा नहीं बता। कौन सा थाना अंतर्गत घटना है? थाना ये अपना पड़ा कितने बजे की घटना है? 10:30 बजे रात को 10:30 की है। और कुछ कमियां हैं जो हमने तुमको बता दी होटल की, वो कराना दुरुस्त कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो बहुत, मैं TI को भी कहा, मैं आप देखो ये गेट जो है नहीं, गेट निकला उसके साथ साथ वो भी नहीं है ना इनका। आपका जो CCTV कैमरा लगा वो कवर क्या कर रहा है पूरा? हाँ, CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे। आप स्टेज कवर नहीं कर रहा है, आपका साइड कवर नहीं कर रहा है। उसका स्टेज जो है इधर एक साइड का काम कर रहा है, एक साइड का काम अंदर आए हो जाए बस इतने। मुरैना गणेशपुरा निवासी गोपाल कुलश्रेष्ठ का परिवार ग्लोकोमा नामक बीमारी से पीड़ित है। यह बीमारी अब तक उनके परिवार के 4 लोगों की आंखों की रोशनी ले चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता RD शर्मा की विशेष खबर। मुरैना के गणेशपुरा में रहने वाला कुलश्रेष्ठ परिवार ग्लोकोमा नामक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी ने अब तक परिवार के 4 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली है। परिवार के मुखिया गोपाल कुलश्रेष्ठ को यह बीमारी 1990 में लगी और 1997 में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। हाँ गिरिराज जी, आप ये बताएं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 6 लोग हैं। कौन कौन? जो है 2 महिलाएं हैं, एक मेरे एक्सपायर मृतक बच्चा है, उसकी विधवा बहू है और नाती है। 2 अंधे लड़के हैं जी। एक आप स्वयं? एक मैं स्वयं। आप ये बताएं, ये जो आंखों की जो बीमारी लगी है कब से लगी, कितना समय हुआ? ये बीमारी मुझे शायद 90 से लगी है और 97 में पूरा अंधा हो गया। अब आपके परिवार में जितने भी, जैसे 2 लड़के, आप तीनों लोग अंधे हैं, तो ये आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? जीवन यापन हमें कुछ चारों को मिल के 800 रुपये की करीब पेंशन मिल जाती है। कुछ जन सहयोग अपने आसपास के या एक आध रिश्तेदार वगैरह से हो जाता है, तो उससे हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो आपको इतने कम में जीवन यापन करने में क्या कोई परेशानी नहीं होती? पूरी परेशानी ही है, पर किया करें क्या। आपने कभी प्रशासन के यहाँ गुहार लगाई? तमाम लोगों के यहाँ लगाई। किसके यहाँ? मैं कलेक्टर से मिला और अपने मुख्यमंत्री से भी मिला और अपने क्षेत्रीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, सबसे मिल चुका। क्षेत्रीय सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को मैंने वो भेजा। उनके यहाँ से प्रतिमा पाटिल जी ने लिखा था चीफ सेक्रेटरी के लिए। चीफ सेक्रेटरी की यहाँ भी कोई सुनवाई सानी साहब के यहाँ नहीं हुई।
आपने सीएम कार्यालय पे भी अनशन किया था? मैंने 11 दिन तक किया था सीएम कार्यालय पे। क्या आश्वासन मिला आज आपको? आश्वासन देके और जबरदस्ती मेरा अनशन समाप्त करा के ये कहा था कि आप चले जाओ नहीं यहाँ से, जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाएगा तो घर पे भेज दिया जाएगा। लेकिन आपकी प्रदेश सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया? कोई सहयोग नहीं। अच्छा, अब आप वर्तमान की स्थिति को देख रहे हैं, खर्चे आपके लिए प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, आगे आपकी सोच क्या रहेगी, किस तरह का कदम आप उठाएंगे? बस ये अभी 2-4 बार और लोगों से निवेदन करते हैं और आखिर फिर इच्छा मृत्यु के लिए मैं मुख्यमंत्री और जिले के कलेक्टर को कह दूंगा। इच्छा मृत्यु चाहते हैं आप? बस, और इससे अलावा पूरे परिवार को भूखों मरते नहीं देख सकता। अगर प्रशासन आपके बच्चे की या किसी तरह का सहयोग करता है, कोई नौकरी वगैरह? मेरे बच्चे नौकरी लायक है, 4 बार व्यापम पास कर चुके, तो उसे विकलांगता का भी फर्जी विकलांगों पे से वो नहीं मिल पाता है। अगर प्रशासन सहयोग करता है तो क्या आप इच्छा मृत्यु फिर मुझे इच्छा मृत्यु की क्या, मैं अपने जैसा जीवन जी रहा हूँ वैसे मेरे बच्चे के लिए भी भविष्य के लिए हो जाएगा, तो मैं निश्चिंत जो है हो जाऊँगा। थैंक यू। इस बीमारी का इलाज स्वास्थ्य विभाग भी नहीं ढूंढ सका। इस बीमारी ने उनके जीवन को नर्क बना दिया है। न तो उनके पास जीवन यापन करने का कोई साधन है और न ही सरकार द्वारा इस संबंध में कोई मदद दी जा रही है। अब इस परिवार का कोई सहारा नहीं। प्रशासन और सरकार सभी से इस परिवार ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई इनकी मदद को आगे नहीं आया। कृष्ण कुशेष्ठ, गणेशपुर मुरैना में मैं यहाँ पर निवास करता हूँ और मेरी बीमारी ग्लूकोमा नाम की बीमारी है। और क्या कहते मैंने क्या कहते जिला अस्पताल से लेके और एम्स में, जयपुर में डॉक्टर गोपाल वर्मा, इंदौर में और चेन्नई में सब जगह इलाज करवाया है, ग्वालियर में। और यहाँ पर अभी इतना पैसा खर्च हो चुका है कि अब आगे जाने की कहीं इसमें सारा पैसा अपना जो घर का जो ज़मीन वगैरह जो कुछ थी, वाइफ का घर का जो जेवर था वो सारा बिक चुका है। अब घर में कुछ भी नहीं है। अब आगे जाने तक की स्थिति नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? अब शासन प्रशासन अगर कोई मदद करे तो आगे कोई और इलाज के लिए कहीं आगे प्रयास किया जाए। अब आगे कुछ है ही नहीं तो क्या किया जाए। अब आगे आप अपना जीवन कैसे पूरा करेंगे? शासन की तमाम योजना चल रही हैं लेकिन वो खोखली है। अगर कहीं अगर शासन अगर कोई चाहे तो कुछ भी करा सकता है। अगर मैं 3 बार संविदा शिक्षक की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हूँ और मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ भी मैंने आवेदन वो लेके गया था, कई बार गया हूँ, एक बार नहीं। और सांसद जी को भी मिला हूँ, मंत्री जी को भी मिला हूँ और वहाँ पे मामला कुछ भी नहीं, सिफर रह जाता है बस। अगर शासन और सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? फिर क्या इसके बाद में और क्या, थोड़े बहुत दिन और देखते हैं। अगर नहीं, फिर अगर कुछ भी खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो अंततः इच्छा मृत्यु के लिए मैं शासन प्रशासन को अपना इन्फॉर्म करके अपना मृत्यु के लिए चाहूँगा। क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, आप ये बताएं कि आपके घर में कितने लोग हैं टोटल? हमारे 6 हैं। और नेत्रहीन कितने हैं? 4। कौन कौन? हमारी सास, हमारे ससुर, हमारे पति, हमारा देवर। तो आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? कौन कमाता है? वो वैसे ही चलता है। कैसे? थोड़े बहुत पैसों से। नहीं, थोड़े बहुत पैसे कहाँ से आते हैं? कौन सहयोग करता है? अच्छा, आप ये बताएं कि अब इस समय सभी लोग आपके जो काम करने वाले हैं सब नेत्रहीन हैं, तो इतने पैसों से कैसे खर्चा चलता होगा और आगे आप लोग क्या चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही है। बार बार वो जाते हैं तो कह देती है, फिर कुछ करती नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अब आपकी घर की क्या स्थिति है? हमारे घर की तो बहुत स्थिति खराब है। हमारा जेवर था, हमारी ज़मीन थी, वो सब चली गई इसी में, बीमारी में, इन लोगों की आंखों की परेशानी में। तो अब लोग आप सरकार क्या भी सुन रही है? नहीं सुन रही सरकार हमारी। अब आप लोग क्या करेंगे?
हमारे घर के उनके साथ हम। अब आशा जी आप ये बताएं, मुरैना शहर में एक नेत्रहीन परिवार है जो आपकी पड़ोस में रह रहा है और उसके परिवार में लगभग अधिक संख्या में लोग नेत्रहीन हो चुके हैं। आप मेरे पड़ोस में नहीं, हमारी गली में है, गिरिराज फैमिली है। गिरिराज चाचा जी को एक समय के बाद में उनके परिवार में ये स्थिति होती है कि जहाँ वो 18 और 20 के बाद में उम्र क्रॉस करते हैं और उनके अंदर धीरे धीरे रोशनी चली जाती है और एक समय के बाद में आंखों की पूरी रोशनी चली जाती है। तो पहले गिरिराज जी के आंखों से चली गई थी रोशनी, फिर उनके बच्चों की आंखों से रोशनी चली गई और अभी बीच में सुना है कि मदर की आंखों से भी रोशनी गई है। तो एक तो यह कि इस पर स्वास्थ्य विभाग भी ये नहीं बताया कि आखिर ये बीमारी कौन सी है। या तो आप इस पर रिसर्च कीजिए कि ये बीमारी कौन सी है और उसका कोई ट्रीटमेंट निकालिए। वो ट्रीटमेंट अभी तक नहीं निकाल पाया स्वास्थ्य विभाग, और ना ही उनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए गिरिराज और उनके दोनों बड़े बच्चे थे और दोनों ही तीनों जन जो परिवार को नहीं चला पा रहे। आज वो घर में एक एक रुपए के लिए, एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं और शर्म से कहीं ना ही रोटी मांग सकते हैं ना पैसा मांग सकते हैं। और सरकार के द्वारा उनको जो पेंशन का जो लाभ दिया जा रहा है वो 200 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। ना ही उनको पूरी तरीके से डिसेबल में कन्वर्ट किया गया कि जैसे डिसेबल कन्वर्ट कर दिया जाए तो उनको पेंशन का जो लाभ मिले, तो एक वो लाभ मिले प्लस उनको एक जीवन यापन करने के लिए एक ऐसी सुविधाएं जो स्वास्थ्य विभाग से दवाइयाँ वगैरह हों और जो दूसरी और सुविधाएं हैं जो उनको दे सकें, तो कम से कम वो सुविधाओं का लाभ तो ले सकें। आज वो स्थिति वहाँ पर उनके पास में नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको कि हम कैसे उनका लाभ ले सकें। ये चीज़ जब नहीं मिल पा रहा है तो मेरा प्रयास अभी ये रहेगा उनको कि यदि वो शिकायत मेरे पास में आती है तो उन शिकायतों को लेकर मैं यहाँ स्वास्थ्य मंत्री से मिलूं और यहाँ के कलेक्टर साहब से भी बात करूं कि ये स्थिति आज हमारे समाज में ऐसे परिवार की स्थिति है जो देखने को मिलती है। इसके साथ एक परिवार अभी आप और ढूंढ सकते हैं, तो एक समय के बाद में उनके पड़ोस में ही रहते हैं, एक समय के बाद में उन बच्चों के पैर रह जाते हैं और वो पैरों से चल नहीं पाते। आज वो शायद अपना साउथ में जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उनके ऊपर एक रिसर्च भी हो रही है कि ये ऐसी बीमारियां कहाँ से आ रही है और इनका ट्रीटमेंट अभी तक क्यों नहीं बना है। अभी जो गिरिराज कुलश्रेष्ठ का जो परिवार है जो नेत्रहीन है, इन्होंने पूरा प्रयास किया, इसमें आप किसको दोषी मानती हैं, किसकी कमी मानती हैं? प्रयास करने के बाद में मैं सरकार को पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार मानती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसके लिए प्रयासरत रहें और उनको सुविधाओं का लाभ दे सकें। आप जब अपने ड्यूटी से पीछे हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो परिवार है और हम लोगों के लिए भी एक जो कार्य करने का तरीका है, शैली है, वो भी कहीं ना कहीं एक उस प्रणाली से नहीं जुड़ पाती है और एक हताशा की स्थिति में हम लोग खड़े हो जाते हैं अपने आप। अब आपको क्या लग रहा है, क्या आप जो एनजीओ चला रही हैं, क्या अब कोई आपकी एनजीओ के द्वारा कहीं कोई लाभवान वाली स्थिति बन सकती है क्या? मैं एनजीओ नहीं चलाती हूँ, मैं एनजीओ में एज ए एक्टिविस्ट काम करती हूँ, एनजीओ के साथ मिलकर समाज सेवा का काम करती हूँ। और रहा मेरे पास में तो मैं अधिकतर जो मेरे सब्जेक्ट रहे हैं काम करने के विमेंस वायलेंस और डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के ऊपर रहा है, और उसके बावजूद भी जब भी मेरे पास में इस तरह के कोई केस आते हैं तो मेरा दायरा उससे भी एक बड़ा है और वो ये है कि लोगों की समाज सेवा करना। मेरा एक स्वरुचि जो है मेरा वो महिला मुद्दों को लेकर है, लेकिन उसके साथ में ये भी है ह्यूमन राइट्स पर भी है कि मैं उनके जब मेरे पास काम आएंगे तो मैं उनको अपनी तरीके से पूरा करने की कोशिश करूँगी। मुरैना जिले के अंबाग कस्बे में एक ही परिवार के 2 गुटों में विवाद हो गया। इस विवाद में राठौर परिवार के एक युवक की मारपीट भी कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी है। आया भाई यार वो कर रहे हैं मुरैना से करवाओ। नहीं जरूरत ना है कल दूसरे रामकृष्ण सिंह राठौर। हाँ रामकृष्ण जी, आप ये बताइए घटना कैसे हुई, क्या मामला है, कौन लोग थे?
रात्रि को 8:30 बजे ही करीबन है, और मैं यहाँ 9 तक आ रहा था। मेरा पीछे के मकान बना है भाई के, तो इस भाई की गाड़ी को फोड़ रहे थे, जीटी को मारपीट कर रहे थे तो, और वो सब ये मेरे 4 भाई थे साथ में, भतीजा था संजू, 11 और माता प्रसाद और राजेंद्र, ये 4 लोग थे, 2 लोग थे। मारपीट करके भागे, गाड़ियों की टूट कर दी। मैं जब थाने रिपोर्ट। ये लोग क्यों मार रहे थे और ये गाड़ियों का नुकसान क्यों किया, क्या कारण? पुरानी रंजिश रखते हमसे बहुत। 30 साल 40 साल पहले उन्होंने 10 साल पहले पिताजी की मारपीट की थी। जैसे अपने पिताजी APC थे, वो भी इनके डर के मारे यहाँ मुरैना रहते हैं। ये हरकत हमेशा करते रहते हैं। आपने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी? हाँ, पहले मैं सूचना देने गया था, तो पहले मेरा आवेदन ले लिया था। मैं जब दोबारा फिर ये लोग आए करने को, तो मैं गया तो उन्होंने फॉर्मेलिटी पर कार्रवाई तो कर ली है, परंतु अभी तक कोई साहब आया नहीं है। पुलिस का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया? कोई भी व्यक्ति नहीं आया, और ना भी उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी हुई अभी भी साहब फोन पे भी धमकी दे रहे हैं। अभी भी उनका लड़का और उनकी मैसेज आके कहे कप्पन ले लेना और रख लो, हमको मार की जान से छोड़ेंगे साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जितेंद्र राठौर है। हाँ जितेंद्र, आप ये बताएं, ये जो गाड़ियों की जो तोड़फोड़ हुई है, ये क्या मामला है, किसके द्वारा हुई, और इसके साथ क्या कोई और बड़ी घटना को अंजाम दिया गया या नहीं? अरे ऐसा, मैं तो निमंत्रण खा के आया था यहाँ पर। कल शादी हुई है छोटे भाई की। अभी क्या वो यहाँ औरत बैठे, बहू वगैरह बैठी थी, उनसे गाड़ी गलौज कर रहे थे। मैं आया था, जब तक मैं देखूँ क्या है, तो वो मुझे को मारने लगे। कौन कौन मार रहे थे? 11 थे, माता प्रसाद और संजू और राजेंद्र, 4 जने और 2 अन्य लोग थे। तो ये 6 लोग थे। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जब 2 बार कह दिया था, जब थाने में लाउड स्पीकर बात भी करा रहे थे, तो उन्होंने बात नहीं की। अभी तक पुलिस यहाँ नहीं आई है? अभी तक यहाँ देखने के लिए नहीं आई। हम इस समय मुरैना जिले के अम्बा तहसील में मुरैना अम्बा रोड जीनियस स्कूल के बगल से खड़े हुए हैं। यहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक राठौर परिवार के साथ हुई मारपीट और गाड़ियों में की तोड़फोड़। यह पीड़ित परिवार जब अम्बा थाने पहुंचा, तो पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की। एक फॉर्मेलिटी के लिए एक मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक 12 घंटा होने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक यहाँ का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया है। यह परिवार पूर्णतः भयभीत है और इनको जान से मारने की धमकी आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक बना बैठा है। हम आपकी बात कराएंगे संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से। इस बाइट के लिए मैं रिपोर्टर आर डी शर्मा, कैमरामैन RK डंडोतिया के साथ खबर हलपल के लिए मुरैना। GRP और RPF की संयुक्त कार्यवाही में 250 यात्रियों के चालान काटे गए। चालान काटने का कारण यात्रियों का रेल की छत पर यात्रा करना था। ये एम चेकिंग है, मजिस्ट्रेट चेकिंग। इसके दौरान गोपनीय तरीके से मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में हम सभी जैसे RPF स्टाफ, GRP स्टाफ और अपना कमर्शियल स्टाफ सभी लोगों ने बानमौर गांव में और सनीचरा में जाकर छोटी लाइन पे चेकिंग की है। इसके दौरान हम लोग सबसे बड़ी बात हमारे द्वारा जो चेकिंग की गई है, इसमें जो छत के ऊपर, रूफ के ऊपर सभी लोग यात्रा करते हैं और वो लोग नहीं जानते कि इसके द्वारा उनकी जान माल को बहुत बड़ी हानि होती है। इसको कम करने के, बिल्कुल बंद करने के लिए और विदाउट टिकट ये लोग यात्रा करते हैं, उसको बंद करने के लिए हम लोग चेकिंग की है। इसमें करीबन 250 लोग। जी बिल्कुल 250। 137, 138 के तहत इन पे मतलब धाराएं लगाई गई हैं और चार्जशीट भर के तुरंत मतलब मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा नियुक्त किया गया है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज। कृष्णा साड़ी कलेक्शन यानी भरोसे का दूसरा नाम। जी हाँ, कृष्णा साड़ी कलेक्शन। यहाँ
हर प्रकार की फैंसी साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है। साथ ही साथ आपके बजट में भी फिट होंगी। कृष्णा साड़ी कलेक्शन है फैंसी साड़ियों, सिल्क साड़ियों, शिफॉन साड़ियों के साथ जयपुरी राजस्थानी साड़ियों का मिलने का एकमात्र स्थान। साथ ही साथ महिलाओं के लिए हर तरह के लहंगे भी कई वैरायटियों में भी उपलब्ध हैं। तो आज ही अपनी मनपसंद साड़ी खरीदने के लिए पहुंचे कृष्णा साड़ी कलेक्शन। एक बात पूछता है तुमसे दिल हमारा, क्या साथ दे सकोगे दूर भर हमारा। आओ करीब आओ, तुमको गले लगा ले, कोई न ढूंढ पाए ऐसे तुम्हें छुपा ले। मेहंदी लगी थी शायद, मेहंदी लगी थी शायद, हाथों में तेरे नाम की ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़नी, हाय ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ ली तूने मेरे नाम की, ओढ़नी ओढ़ ली तूने मेरे नाम की। कृष्णा साड़ी कलेक्शन तानसेन मकबरे के सामने, गोस्पा नंबर 1, हजीरा, ग्वालियर। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड, पड़ाव, ग्वालियर 2। फोन 0751237665, फैक्स 0751237555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्तिकेय पूर्णिमा पर आज भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें जीवाजीगंज स्थित मंदिर पर लगी रही। इस मंदिर में स्थापित कार्तिकेय भगवान के पट साल में एक बार ही खोले जाते हैं। कार्तिकेय पूर्णिमा पर आज भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं और भक्त अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। साल में एक बार खुलने वाले भगवान कार्तिकेय के पट रात्र 12 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोले गए और विधि विधान के साथ महाआरती कर भगवान कार्तिकेय का अभिषेक किया गया। जीवाजीगंज स्थित कार्तिकेय भगवान के पट साल में कार्तिकेय पूर्णिमा को ही खोले जाते हैं और रात 12 बजे जैसे ही पट खुले दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन पट खुलने के बाद दर्शनार्थियों को रोक दिया गया और विधि विधान के साथ भगवान कार्तिकेय का अभिषेक किया गया और सुबह 4 बजे दर्शनार्थियों के लिए जैसे ही गेट खुला तो भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। जो है कार्तिकेय को मनाने गए थे तो उस समय पर वो नाराज होकर के पर्वत पर तपस्या को चले गए थे। तो जब उनने जो है शंकर पार्वती को देखा तो क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया कि स्त्री दर्शन करेगी तो 7 जन्म विधवा रहेगी, पुरुष दर्शन करेगा तो 7 जन्म नरक को भोगेगा। जब उन्हें दोबारा आग्रह किया कोई दिन ऐसा हो, तब उन्होंने कहा कार्तिक पूर्णिमा को जन्म के दिन जो मेरे दर्शन करेगा तो उस दिन उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए आज कार्तिक पूर्णिमा को जन्म के दिन उनके दर्शन होते हैं।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी माधवराज सिंधिया की प्रतिमा पर प्रतिदिन माल्यार्पण करते हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि सिंधिया जी ने ग्वालियर शहर के विकास में अपना बहुत योगदान दिया था। बात है जैसे शहर के विकास पुरुष माधवराज सिंधिया के जितना भी अपन नमन कर सके वो अच्छा है। मतलब एक रोज डेली अपन लोग कर रहे हैं। हाँ, अभी लगभग कितने दिनों से ये जब से प्रतिमा का अनावरण हुआ वो दिन से। मतलब किसके द्वारा किया है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी लोग हैं, कोई एक निश्चित आदमी नहीं है, सभी लोग हैं, जो भी श्रद्धा रखते हैं वो रखते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। जीआरपी और आरपीएफ ने की कार्रवाई, 250 यात्रियों के काटे चालान। चोर शादियों में कर रहे हैं हाथ साफ। रेजेंसी गार्डन से 1.5 लाख का किया माल पार। मुरैना अंबाह में 2 गुटों में हुआ विवाद। मुरैना गणेशपुरा में ग्लोकोमा बीमारी से पीड़ित हुआ एक परिवार, 4 लोगों की आंखों की गई रोशनी। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।